तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और जैसा कि आज के सेशन का विषय है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो आज हम बेसिक्स सीखेंगे अकाउंटिंग के बारे में। और आज के सेशन के लिए हमारे साथ सीए मनीष उपनायक सर हमको ज्वाइन किया है। सो बिना वक्त गवाए मैं इनवाइट करना चाहूंगा राधा रे जी को टू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेस रिसोर्स पर्सन। ओवर टू यू राधा। Good evening, everyone. CA Manish Usmeza has done become honors from University of Delhi with, with distinctions from Guru Gobind Singh College of Commerce. Thereafter, he completed his chartered accountancy at the age of 25 in 2011. He did articleship from Mahinder Puri and Company. He pursued law from Chaudhry Charan Singh University, followed by masters in law from Chaudhry Charan Singh University. CA Manish worked in the chamber of Mr. and Miss Shyali, senior advocate from 4 years. His CA practice in primarily in the field of direct and indirect taxation. Yes, it's over to you, Abhishek ji. थैंक यू राधा जी। सो नाउ लाइक टू इनवाइट आवर स्पीकर मिस्टर सीए ऑफ दिस मीडिया सर टू स्टार्ट द सेशन। ओवर टू यू सर। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग, नॉट ऑडिबल राइट नाउ। Mm, Am I audible? यस सर, योर Sir, am I ऑडिबल। audible? यस सर। सर भावना उपनेजा के नाम से एक लॉगिन है, उनका स्क्रीन शेयर अलाउ कर दीजिए, वो पीपीटी शेयर कर लेंगे। Sure, sir. I'm just giving the access. Give the access here. Okay. टॉपिक जो मुझे मिला है आप सबके साथ डिस्कस करने के लिए, वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। मैं वर्ड डिस्कस जान के यूज कर रहा हूं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव बनाया जाए। मैं इस बीच कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा आपसे, और उम्मीद करूंगा कि आप चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई करें, कोशिश करेंगे। और इसमें हम मोर और लेस 15 टॉपिक्स को टच करेंगे, जो स्लाइड 3 में है। आज हम इन टॉपिक्स को टच करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और ये एक बेस बनाएंगे कि हम अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, और डिफरेंट हेड्स क्या होते हैं अकाउंटिंग में। सबसे पहला टर्म, सबसे पहला वर्ड जो हमें समझना है वो है अकाउंटिंग। वाई अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का बेनिफिट क्या है? अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए? क्या सिर्फ कॉमर्स वाले ही अकाउंटिंग करते हैं, या अकाउंटिंग का क्या फायदा है? अगर सरल हिंदी में, सिंपल भाषा में समझा जाए तो अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब। किसका हिसाब? देखो, जब भी हिसाब रखा जाएगा, दैट मीन्स सम मॉनेटरी चीजें, कुछ पैसे से रिलेटेड चीजें इन्वॉल्व हैं। जरूरी नहीं है कि अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ प्रॉफिट और लॉस होगा। अकाउंटिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि मैंने पूरे महीने में कितना कमाया, उसमें से मैंने खाने पे कितना खर्चा, कितना बचाया, और बाकी किस और चीज के ऊपर कितना कितना खर्चा। इसको भी हम अकाउंटिंग के रूप से समझ सकते हैं, और इसे भी अकाउंटिंग कह सकते हैं। Accounting is just keeping track of money. It's about knowing where the money comes from and where it goes. It is like financial GPS helps you make smart decisions and organize your money. तो जो सबसे पहली प्री रिक्विजिट, जो सबसे पहली कंडीशन है अकाउंटिंग की, वो ये है कि कुछ ना कुछ
मॉनिटरी इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। अब भगवान श्री राम की सेवा हनुमान जी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पर क्या वो अकाउंटिंग में आ सकती है? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ मॉनिटरी नहीं है। पर जब हम किसी सर, मॉनिटरी चीज को ले सॉरी फॉर आएंगे, इंटरप्टिंग। तब हम अकाउंट। सर मैं कह रहा था, सर अगर आप अपना जी वीडियो अभी बताइए के सर। लिए शायद बंद कर लेंगे तो शायद आपका जो नेटवर्क है थोड़ा लो दिखा रहा है मुझे यहाँ पे। तो आई थिंक मैं, बेटर आवाज आ पाएगी। हालांकि स्क्रीन अब दिखने लग गया है, पहले दिख नहीं रहा था। अब ठीक है? यस सर, यस सर। ठीक है जी। थैंक यू। अकाउंटिंग, नेक्स्ट पीपीटी। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को अगर हम बहुत सीधी सरल भाषा में समझें तो अकाउंटिंग इज हिसाब। किसका हिसाब? कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हम कैसे खर्च कर रहे हैं, इसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग इज जस्ट कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी। It's about knowing where your money comes from and where it goes. It's like financial GPS, help you make smart decisions and organize your money. अकाउंटिंग के हम बेनिफिट्स क्या हैं, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? अकाउंटिंग का सबसे बड़ा मेन बेनिफिट, बजटिंग क्यों? अकाउंट्स में रख रहा हूं मैं, हिसाब बना रहा हूं, मैं ये कोशिश कर रहा हूं। मनीष, आपकी क्या मेरी आवाज वॉइस ब्रेक ब्रेक हो कर रही रही है। है? हाँ जी, बिल्कुल ब्रेक कर रही है, नेटवर्क इशू है मेरे ख्याल। आप उसके पास जाएं, अपना ब्रॉडबैंड के। मैं रूम चेंज कर लेता हूँ। हम्म। अकाउंटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है बजटिंग। अकाउंट्स मुझे हेल्प करते हैं मुझे बजट्स बनाने में, ये समझने के लिए कि मुझे एक स्पेसिफिक काम करने के लिए कितने फंड्स चाहिए होंगे और मैं उन्हें कैसे अरेंज कर सकता हूँ। अब वॉइस क्लियर है? मच बेटर नाउ। ठीक, ठीक है। सेविंग मनी, बाय ट्रैकिंग योर स्पेंडिंग यू कैन फाइंड एरियाज टू कट बैक एंड सेव मनी। मैं जहां पे एक्सेसिव स्पेंडिंग कर रहा हूं, मैं उन स्पॉट्स को पहचान सकता हूं, समझ सकता हूं। अगर मुझे वहां से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, मैं वहां से कुछ अर्न नहीं कर पा रहा या वो वेस्टेज में आ रहा है, तो मैं उन जगह पे अपनी स्पेंडिंग कम कर सकता हूँ। मैनेजिंग डेट, मुझे कितना डेट लेना है नहीं लेना, मेरे पास कितना डेट है, मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। मेकिंग स्मार्टर चॉइसेस, नोइंग वेयर द मनी गोज हेल्प्स यू मेक बेटर डिसीजंस। अगर मेरे पैसे कहाँ पड़े हैं, कितने पड़े हैं, मुझे ये बात पता होगी, तो शायद मैं उन फंड्स को ऑप्टिमाइज यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे यही नहीं पता कि मेरे पास कितने फंड्स हैं, कितने लोन हैं, कितने एसेट्स हैं, तो मैं कुछ चेक नहीं कर सकता। इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं, बजटिंग। मुझे एक आईफोन लेना है जो 60,000 रुपीज का है, और मेरे पास 12 महीने का, मैं अपने लिए एक टारगेट सेट करता हूं कि मुझे 12 महीने बाद वो आईफोन लेना है। मैं उसके बाद ये सेविंग करता हूँ कि मैं कहाँ कॉस्ट कटिंग कर सकता हूँ। तो मैंने ये एनालाइज किया कि मेरी अमेजोन के ऊपर जो स्पेंड है वो रफली 5,000 रुपये महीना है। अगर मैं वो स्पेंड कंट्रोल करता हूँ, वो खर्चा कम करता हूँ, तो मेरे वो 60,000 रुपये पूरे हो जाते हैं और मैं वो एक आईफोन ले सकता हूँ। तो अकाउंटिंग ने मुझे दो चीजें समझाई, बजटिंग, कि मैंने पहले एक बजट बनाया कि मुझे 60,000 चाहिए, और अगर मैं 5-5 हज़ार रुपये जोड़ूं तो मेरे वो 60,000 पूरे हो सकते हैं 12 महीने में। पैसे कहाँ बच सकते थे, मैंने चेक किया कि मेरा एक अमेजोन के ऊपर या ई पोर्टल्स के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा था। मैंने उस खर्चे को कट डाउन किया, और फिर मैंने उस पैसे को यूज किया उस फोन को लेने के लिए। मैनेजिंग डेट्स को अगर मैं उसमें और इंक्लूड करूं, तो मुझे यह समझ आया कि अगर मैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ ईएमआईज बनवाऊं, तो मुझे 6 या 9 मंथ्स की ईएमआई इंटरेस्ट फ्री मिलती हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ पैसे अपने डाले, 6 महीने बाद जब 30,000 रुपये मेरे पास आ गए, क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए 30,000 रुपये मैंने क्रेडिट कार्ड से लिए, और मैंने उन डेट को
ऐसे यूज किया कि मैंने बिना इंटरेस्ट पे करे अपना एक आईफोन ले लिया। अब यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी का? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी तो मैंने लेसन मिस कर दिया। क्या आप वापस से रिपीट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने अभी ये समझा कि बजटिंग, सेविंग मनी, मैनेजिंग डेट और मेकिंग स्मार्टर चॉइसेस में हमारे को अकाउंटिंग कैसे हेल्प करता है। तो हमने एग्जाम्पल लिया कि मुझे एक आईफोन लेना था। वो आईफोन 60,000 रुपीज का था। तो पहले मैंने एक बजट बनाया कि मुझे 60,000 रुपए का एक आईफोन लेना है और मेरे पास 12 महीने का टाइम है। तो मैं अगर हर महीने 5,000 रुपये बचाऊं तो मेरे वो 60,000 पूरे होते हैं। पर वो 60,000 रुपये मैंने कहाँ से सेव करने हैं, तो पहले फिर मैंने अपनी स्पेंडिंग चेक करी कि मैं कहाँ कहाँ खर्च रहा हूँ अभी अपनी इनकम को। तो मुझे पता चला कि मेरी ऑनलाइन शॉपिंग्स और पोर्टल्स के ऊपर जो स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं वहां से 5,000 रुपये महीने कम भी कर दूं तो मेरे लिए एक मोबाइल आ सकता है, या मैं वहां से वो पैसे इकट्ठे करना शुरू कर सकता हूँ। मैनेजिंग डेट मतलब, डेट का मतलब है कि मैं जो भी आपसे उधार ले रहा हूं या जो पैसा मेरा नहीं है मैं किसी से भी ले रहा हूं, अपने फ्रेंड से, बैंक से। तो मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था। क्रेडिट कार्ड पे एक स्कीम चल रही थी कि अगर मैं एक मोबाइल फोन लेता हूं क्रेडिट कार्ड के ऊपर तो 6 मंथ्स के लिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देना। मैंने क्या किया, मैंने 6 महीने बाद 30,000 रुपये अपने यूज करे, 30,000 रुपये मैंने बैंक से लिए और मैंने वो 60,000 रुपये का आईफोन खरीद लिया। मेकिंग स्मार्टर चॉइसेस, अब स्मार्टर चॉइस में मैं इसको ऐसे देखूंगा कि जो काम मैं 12 महीने बाद कर सकता था वो मैंने 6 महीने बाद फोन ले लिया। तो जो फोन मैंने पहले लिया मैं क्यों ले पाया, क्योंकि मैंने अपना एनालाइज किया कि मुझे कितने पैसे चाहिए, मैं वो कैसे अरेंज कर सकता हूँ और क्या क्या विकल्प है मेरे पास, क्या क्या ऑल्टरनेट्स है मेरे पास उस पैसे को एक्यूमुलेट करने के लिए। हो सकता है मैं किसी से और लोन लेता, पर मुझे जब बैंक ने इंटरेस्ट फ्री ईएमआईज दे दी तो मैंने वो बैंक से ले ली। सर आपकी आवाज वापस से बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, समझ में नहीं आ पा रहा। आप प्लीज, कौन बोल रहे हो? अभी आप वेट करो, आवाज बिल्कुल ठीक है। मनीष, यू प्लीज कंटिन्यू। श्योर मैम। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का जो कंसेप्ट है ये हमने इंग्लिश सिस्टम से बोरो किया, ये हमारा सिस्टम नहीं था। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो ये वो अपने साथ एक कैलेंडर लेकर आए जो 1 जनवरी को स्टार्ट होता था और 31 दिसंबर को एंड हो जाता था। जो सिंपल कैलेंडर्स हम देखते हैं और आते हैं, 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को वो एंड हो जाता है। ये एक सिंपल कैलेंडर ईयर है, इसमें 12 मंथ्स, 12 महीने होते हैं। और जो जनरली कुछ जगह पे इस कैलेंडर ईयर के हिसाब से ही अकाउंट्स बनते हैं, पर इंडिया में हम इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते। इंडिया में जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं वो है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, हमने 12 महीने तो पूरे रखे, पर हमने अपने साल को शुरू करा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो पीरियड रहा इसको हमने फाइनेंशियल ईयर माना। और हमने कहा कि जो भी आप अपने अकाउंट्स बनाएंगे आप इस पीरियड के बीच में बनाएंगे। आपके अकाउंट शुरू होंगे 1 अप्रैल को और एंड होंगे 31 मार्च को। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जब मैं पहली बार ही अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो हो सकता है मैं जून में शुरू करूं, हो सकता है मैं जुलाई में शुरू करूं। तो उस केस में हम फाइनेंशियल ईयर कैसे बनाएंगे? आप में से कोई रिप्लाई करना चाहेगा? चलिए, सर जिस अगर दिन हम 6 महीने जिस दिन स्टार्ट करेंगे उस दिन से लेके मार्च तक का रहेगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हमेशा जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं, ये दो ऐसे टाइम हैं जब आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो कभी भी कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। अब किसी भी कारण से किसी का काम मिड ऑफ द ईयर बंद हो गया तो उस केस में भी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं होगा और फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का पूरा नहीं बनेगा। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया जुलाई के अंदर और 31 मार्च को उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर था तो वो 6 महीने का रहा। फिर जब
हमारे को ये लगा कि हमें काम बंद करना है, हमने सितंबर में काम बंद कर दिया, तो 1 अप्रैल से लेकर सितंबर तक तब भी हमारा बिजनेस 6 महीने का रहा। नहीं तो इन एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शंस को छोड़कर हमारा फाइनेंशियल ईयर हमेशा 12 महीने का ही रहेगा। और इनकम टैक्स के अंदर ना दो एक कंसेप्ट हैं जो अलग अलग चलते हैं, एक है फाइनेंशियल ईयर, दूसरा है असेसमेंट ईयर। इसको थोड़ा सा समझना ना अब इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा क्योंकि ना फाइनेंस एक्ट नया आ गया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस कर दिया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने। उन्होंने ना ये फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के कंसेप्ट को हटा दिया है और वो टैक्स ईयर ले आए हैं। इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को लेकर ना पहले बहुत कंफ्यूजन होती थी। हम टीडीएस के लिए खाली फाइनेंशियल ईयर समझते थे, इनकम की रिटर्न फाइलिंग के लिए और चालान की पेमेंट के लिए हम असेसमेंट ईयर समझते थे। उसमें कई बार होता गया था कि चालान गलत असेसमेंट ईयर में चला गया, कभी ठीक चला गया, तो इनकम टैक्स ने क्या करा, उसको क्लब करके अब टैक्स ईयर बना दिया। फिर भी समझने के लिए अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करें तो उसका असेसमेंट ईयर होगा 25-26। मतलब जिस भी फाइनेंशियल ईयर के बाद वाला जो साल है ना उसका वो असेसमेंट ईयर होगा। या अगर हमारे पास असेसमेंट ईयर 24-25 है तो उसका फाइनेंशियल ईयर 24-25 23-24 होगा। फाइनेंशियल ईयर पहले वाला साल होगा, असेसमेंट ईयर बाद का होगा। इसका कंसेप्ट ये था कि जितनी भी इनकम हम फाइनेंशियल ईयर में अर्न करते हैं उसका टैक्स हम असेसमेंट ईयर में देते हैं। उसका कारण ये है कि 31 मार्च को तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा ना, और जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसी के बाद हम टैक्स देंगे। तो पहले हम फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्न करते हैं और उस अर्न करी हुई इनकम के ऊपर जब टैक्स देते हैं तो वो असेसमेंट ईयर में देते हैं। पर ये लास्ट साल है फाइनेंशियल ईयर 26-23 जो है उसमें ये कंसेप्ट नहीं रहेगा, वहां पे टैक्स ईयर आ गया है। और टैक्स ईयर को सिंपली उन्होंने ये बोल दिया कि आप टैक्स ईयर में ही अर्न करेंगे और टैक्स ईयर के अकॉर्डिंगली ही हम चलेंगे, ताकि ये फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जो कंफ्यूजन है ना वो अब ना रहे। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये जो असेसमेंट ईयर होता है, क्या ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने का होता है कि क्या क्या हमने किया था? और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि मतलब हमने जो पैसा कमाया वो? हाँ जी, फाइनेंशियल ईयर में ना आप कोई फाइलिंग नहीं करते, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, कि मैं मिड ऑफ ईयर इंडिया में जा रहा हूँ या कोई ऐसी बात हो, तो मैं फाइनेंशियल ईयर में खाली कमाता हूँ हिंदी में, और मैं असेसमेंट ईयर पे जाके अपनी फाइलिंग करता हूँ। मैं भारत सरकार को ये इन्फॉर्म करता हूँ कि इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने ये कमा लिया, अब इससे रिलेटेड सारी जो भी रिटर्न्स हैं वो आप मेरी ले लीजिए। तो हम सर जी। सर जैसे हमारा जो टैक्स ईयर होगा और फाइनेंशियल ईयर होगा एक ही ईयर होगा, जैसे हाँ जी 1 अप्रैल 2024 से 2024 से 25 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ और टैक्स ईयर भी वही हुआ। जी, उन्होंने ना असेसमेंट ईयर का ना कंसेप्ट अब हटा दिया, क्योंकि जब आप कभी भी ना इनकम टैक्स में चालान भरते थे अपना टैक्स का, तो ना वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली नहीं जाता था, वो असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंगली जाता था। तो 90% केसेस में जब भी हमने गलती चेक करी तो वो गलती क्या होती थी, कभी हमने फाइनेंशियल ईयर को असेसमेंट ईयर पढ़ लिया गलती से और असेसमेंट ईयर को फाइनेंशियल ईयर पढ़ लिया। तो उन्होंने बोला कि हम इस कंफ्यूजन को खत्म करते हुए अब सिर्फ फाइनेंशियल ईयर को एज टैक्स ईयर पढ़ेंगे, असेसमेंट ईयर का हमने कंसेप्ट ही हटा दिया। तो हम ये लिखेंगे कि इनकम या रिटर्न ऑफ टैक्स ईयर 24-25, जो भी हमने एग्जाम्पल खोला हुआ है ना उसमें से हम असेसमेंट ईयर पढ़ना ही बंद कर देंगे। हम उसको पढ़ेंगे ही ऐसे कि टैक्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर या टैक्स ईयर 24-25। हमारे को असेसमेंट ईयर अब पढ़ना ही नहीं है। कोई और क्वेश्चन या आप क्लियर है ये टॉपिक? क्लियर है सर। जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है वो है अकाउंटिंग विथ रूटीन लाइफ। जैसे हम बोलते हैं कि लाइफ के अंदर हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं, अच्छा और बुरा। जो अभी हम एक फोटो देख रहे हैं उसमें ब्लैक कलर भी है, वाइट कलर भी है।
कॉइन के भी दो साइड्स हैं, हेड्स और टेल। इसीलिए जो अकाउंटिंग है ना, उसको याद करने का तरीका है कि हमेशा डबल एंट्री बुक कीपिंग होगी, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। उसका बेनिफिट क्या है कि ना, हमेशा डेबिट और क्रेडिट होने की वजह से ना बुक्स हमेशा टैली रहेंगी और एक कंट्रोल रहेगा। कभी ये नहीं हो सकता कि डेबिट बहुत ज्यादा हो गया या क्रेडिट कम हो गया। आप एक चीज को डेबिट करेंगे, अगर आप किसी चीज को 100 रुपीज से डेबिट कर रहे हैं ना, तो 100 से ही क्रेडिट करेंगे। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक इंटरनल कंट्रोल रहेगा, एक इंटरनल चेक रहेगा कि हमेशा आपका जो ट्रायल है जो हम बाद में पढ़ेंगे वो हमेशा टैली रहेगा। और वैसे ही कुछ कंसेप्ट हैं, एसेट लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस, करंट एंड नॉन करंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब छोटी सी बात है, जब हमने जहां से शुरू किया था हमने छोटा सा एग्जांपल लिया था कि हनुमान जी ने भगवान श्री राम की बेअंत सेवा करी, पर क्या हम उसको किसी अकाउंटिंग टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो हमने समझा नहीं। देयर हैज टू बी सम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे या जिसको हम अकाउंट करेंगे। ट्रांजैक्शंस एंटर बिटवीन टू और मोर पार्टीज रिलेटेड टू मनी which has economical value and financial value। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर एक से ज्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व है। क्या मैं अपने आप से कोई ट्रांजैक्शन कर सकता हूं? आंसर है नहीं। तो वो तो मैं फिर अपनी एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में डाल रहा हूं। पर क्या अगर मैं किसी भी और इंडिविजुअल के साथ, से रानी मैम के साथ, शीतल मैम के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एक से ज्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व होने चाहिए उस ट्रांजैक्शन में। दूसरा, वो पैसे से रिलेटेड होना चाहिए। या तो मैं कोई सामान बेच रहा हूं, या कोई सामान खरीद रहा हूं, या मैं रानी मैम, शीतल मैम, गुलशन जी से कुछ पढ़ रहा हूं और वो मुझे पढ़ा रहे हैं, और उसके लिeu में या उसके एवज में मैं उनको फीस दे रहा हूं। तो वो एक इकोनॉमिकल मनी से रिलेटेड चीज है, विच हैज इकोनॉमिकल वैल्यू एंड फाइनेंशियल वैल्यू। अब उसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू भी होनी चाहिए। अब मेरी मदर ने, मेरी माता जी ने मुझे खाना बना के खिलाया, अब इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू निकालनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये घर में हो रही है ट्रांजेक्शन। पर जब मैं स्विगी जोमेटो को यूज करते हुए उस खाने को मंगाता हूं, तो उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू क्वांटिफाइड आती है, इकोनॉमिकल वैल्यू निकल के आती है। तो मैं उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो एक से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में हो रही है, उसमें मनी या पैसा इन्वॉल्व है, और उसकी कुछ फाइनेंशियल वैल्यू है जो क्वांटिफाइड है। जो हम लव एंड अफेक्शन के साथ काम करते हैं, उसमें फाइनेंशियल वैल्यू कभी क्वांटिफाइड नहीं होती। वो चीजें बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होती, क्योंकि वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है। वो हम नॉर्मल कोर्स में नहीं करते। ये टॉपिक क्लियर है या इस पे किसी का कोई क्वेरी है? Yes, sir. ठीक है जी। मनीष, आई वुड लाइक टू इंटरवीन अ लिटिल। जी जिसको भी क्वेश्चंस लिखने हैं वो चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे। आप प्लीज एक बार क्लास कंप्लीट कर लो, फिर आखिर में सारे क्वेश्चंस एक साथ ले लेंगे। डन जी। नेक्स्ट स्लाइड है अकाउंट। इट इज अकाउंट बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां पे हम अपना एक इंडिविजुअल से रिलेटेड या खर्चे से रिलेटेड हिसाब लिख रहे हैं। हो सकता है मेरे पास बहुत सारे, अगर हम अकाउंट्स एक जगह पे अपना हिसाब लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कितना खर्चा हुआ, कितना क्या हुआ, एक स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड। जैसे मतलब हमारी बुक्स के अंदर एक रेंट का अकाउंट है, मतलब मैंने कितना रेंट के ऊपर खर्चा करा। या मेरी बुक्स के अंदर शीतल मैम का, रानी मैम का अकाउंट है, या गुलशन जी का अकाउंट है, तो इसका मतलब मैंने इनसे क्या लेन देन किया पूरे साल में, तो उसको हम अकाउंट बोलते हैं। record transaction it shows both amounts and effect of the transaction। it has two sides, debit and credit। हम किसी भी अकाउंट के अंदर दो साइड्स लेके चलते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब उस अकाउंट का जो नेचर होगा ना, वो ये डिसाइड करेगा कि वो बढ़ने पे डेबिट होगा या वो बढ़ने पे क्रेडिट होगा। अकाउंट्स
जनरली डबल एंट्री बुक कीपिंग के अकॉर्डिंगली चलते हैं। और इसमें डेबिट और क्रेडिट जो होता है ना, जैसे अब कोई एसेट है तो वो जब भी डेबिट होगा तो वो उसका इंक्रीज दिखाएगा। और क्रेडिट का मतलब है या तो वो एसेट सेल ऑफ हो गया, या वो खराब हो गया और हमने उसको बेच दिया, या वो टूट गया। तो उस अकाउंट का नेचर देखते हुए उसका डेबिट और क्रेडिट डिसाइड होगा, पर हर अकाउंट के अंदर डेबिट और क्रेडिट ये दोनों चीजें रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है वाउचर। वाउचर वो बेसिक प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे क्या एंट्री डलनी चाहिए हम ये डिसाइड करते हैं। एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब अगर मैंने किसी से कोई सामान खरीदा और मैंने उसको पेमेंट करनी है, तो वो मुझे लिख के बताएगा उसने मुझे क्या बेचा और मैंने उसे कितनी पेमेंट करनी है। इस बात को हम वाउचर कहते हैं। Evidence of transaction, there are two types of voucher: source voucher and accounting voucher. Example, invoice, cash memo. अगर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे ना तो वहां पे दो बहुत सिंपल से एग्जांपल हैं वाउचर के। श्री बालाजी एंटरप्राइज वाला जो है, अब वो वहां पे देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है नेम एंड एड्रेस, तो मतलब मैंने किसको बेचा, सोल्ड टू हूम। और जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है उसके अंदर आएगा कि मैंने क्या बेचा और किस रेट पर बेचा। और जो दूसरा वाउचर है वो एक जर्नल वाउचर है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें डेबिट क्रेडिट और टोटल भी आ रहा है। जो इसमें डेबिट और क्रेडिट आ रहा है वो उन अकाउंट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है या उन लेजर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो हमारी बुक्स में है। और जो टोटल डेबिट का है और टोटल क्रेडिट का है वो हमेशा मैच करना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि डबल एंट्री के अंदर वो एंट्री पूरी है। हमें डेबिट क्या करना है और हमें क्रेडिट क्या करना है। ये जो सेकंड वाला वाउचर है ब्लू कलर का, ये हमारा जर्नल वाउचर है। ये कन्वेंस के लिए भी यूज करा जा सकता है या नॉर्मल बुक कीपिंग के लिए भी यूज करा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल। वाउचर बिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं है कि वाउचर बिल ही हो। कैपिटल, कैपिटल का सरल हिंदी में मतलब है पूंजी। मैंने एक व्यापार शुरू करना था, एक ट्रेड शुरू करना था। मैं जो भी पैसा, जो भी फंड्स अपने इन्वेस्ट करता हूं उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल का सबसे सिंपल मतलब है पूंजी। इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, मेरे पास 100 रुपीज थे, मेरे पास 100 रुपए थे। भारत सरकार ने एक स्कीम निकाली, मैं एमएसएमई में एक छोटा व्यापारी था, कि मैं अगर भारत सरकार को अप्लाई करूंगा तो वो मुझे 200 रुपये का लोन दे देंगे। मैंने भारत सरकार से वो लोन लिया और 100 मेरे पास थे, 200 का लोन लिया और मैंने 300 रुपये का एक लैंड परचेज कर लिया। तो इसके अंदर जो मेरा अपनी पूंजी लगाई है वो तो 100 है, और जो मैंने भारत सरकार से बोरो करा या मैंने लोन लिया वो 200 है। 300 का लैंड आया, तो इसमें जो मेरी कैपिटल है वो खाली 100 है। कैपिटल इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ये डबल एंट्री का सबसे बेसिक रूल है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो कैपिटल क्या है, वो मेरी पूंजी, वो मेरा पैसा जो मैंने खुद लगाया है और वो बिजनेस में इन्वेस्टेड है। कैपिटल मीन्स मनी फॉर बिजनेस। इट इज द मनी दैट a business uses to start, run, or and grow. This includes fund used to purchase property, plant, machinery, pay for inventory and supplies, cover day-to-day operating activities like working capital. Capital can be in cash or kind. कैपिटल इन कैश तो ठीक है, हमने 100 रुपए की पूंजी से कैपिटल शुरू करी, बिजनेस शुरू करा, तो वो 100 रुपए हमारी कैपिटल थी। कैपिटल काइंड में कब आएगी, या कोई आप में से कोई इसका एग्जांपल दे सकता है? सर जैसे कि मशीनरी और कोई और कोई क्या? फिक्स्ड एसेट जिससे बोलो ना कैपिटल लैंड, खरीदी जा सके या फिर प्रोडक्शन में हेल्प करे। बिल्कुल। लैंड मेरे बिल्डिंग पास बोलो। एक लैपटॉप था जो मैं अपने लिए यूज कर रहा था, पर जब मैंने अपना अकाउंटिंग का काम शुरू करा या अपना अकाउंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करा, तो वो लैपटॉप मैंने अपनी कैपिटल में दिखा दिया। तो वो जो लैपटॉप है वो मेरी कैपिटल बन गया, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एसेट था जो मैंने अब बिजनेस के लिए यूज कर लिया।
तो कैपिटल, लैंड मशीनरी एसेट्स, बिल्कुल वो पहले मेरे पास थे, उस पर मैं बिजनेस नहीं कर रहा था, ये एक कंडीशन है इसके लिए। पहले वो मेरे पर्सनल एसेट्स थे, मैं उनको अपने किसी पर्सनल काम के लिए यूज कर रहा था। मेरे पास एक कार थी, सबसे सिंपल एग्जांपल, उस कार को मैं अपने आने जाने के लिए और किसी और काम के लिए यूज करता था, पर वो कार मैंने टैक्सी उबर में लगा दी या ओला में लगा दी, तो वो टैक्सी या वो कार जो थी मेरे पास, वो मेरी कैपिटल हो गई इन काइंड। बिल्कुल ठीक जी, कैपिटल का मतलब वो पैसा या वो रिसोर्सेज जो मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ या लगाता हूँ, उसका मतलब कैपिटल है। फिक्स कैपिटल नहीं, फिक्स कैपिटल भी हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। क्या कैपिटल का नाम हमेशा कैपिटल ही रहेगा? नेक्स्ट स्लाइड। कैपिटल का नाम इस बात पे डिपेंड करेगा कि मैं कैसा बिजनेस मॉडल चला रहा हूं या मेरा बिजनेस करने का क्या तरीका है। अ, अभी आपने थोड़े दिन पहले समझा होगा कि एक इंडिविजुअल को जब काम करना होता है, जब वो अकेले काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। जब एक से ज्यादा व्यक्ति एक काम के लिए मिलते हैं, व्हेन टू और मोर पर्सन जॉइन हैंड्स टुगेदर टू डू अ बिजनेस, इट इज नोन एज पार्टनरशिप। और जब हम एक कंपनी बनाते हैं और उसके अंदर काम करते हैं, तो उस कैपिटल का नाम हो जाता है शेयर कैपिटल। अब शेयर्स इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, तो उसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं। पर अगर हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट का मतलब होता है एक ट्रस्ट, एक सोसाइटी, तो उस कैपिटल को बोलते हैं कॉर्पस फंड। तो अगर हम प्रोपराइटर हैं तो कैपिटल, अगर हम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि अगर हम 3 4 पार्टनर हैं तो सबका अपना अपना कैपिटल अकाउंट होगा ना, तो पार्टनर्स कैपिटल। जब हम कंपनी में हैं तो शेयर कैपिटल दो तरह की हो सकती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पर जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट काम कर रहे हैं, हम ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं, तो हम उस कैपिटल को बोलते हैं कॉर्पस फंड। नेक्स्ट स्लाइड। ड्राइंग्स। अब इसको बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ पहले समझते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। कॉर्पस, अच्छा। कॉर्पस, जब भी कोई ट्रस्ट बनता है या जब भी कोई सोसाइटी बनती है, ट्रस्ट और सोसाइटी के अंदर ना कभी भी कोई एक व्यक्ति विशेष के पास शेयर नहीं होते या व्यक्ति विशेष उसका मालिक नहीं होता। जो एक ट्रस्ट या सोसाइटी बनाई जाती है ना, वो सबके बेनिफिट के लिए होती है, उससे किसी और का बेनिफिट हो रहा होता है। तो उसका जो पैसा जो भी इकट्ठा होता है या जो भी पैसा आता है ना, वो एक कॉर्पस, उस अकाउंट का नाम दिया था कॉर्पस, की दैट मनी इज टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस विच इज प्रोवाइडेड या विच इज देयर इन द ट्रस्ट डीड। मतलब जो भी ट्रस्ट डीड के अंदर एक बात लिखी गई है, जैसे छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं, ये जो आपकी सक्षम सोसाइटी या ट्रस्ट है, इसके अंदर कालरा मैम हम सबको एक अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि हम अपनी नॉलेज शेयर करें। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं पढ़ाऊं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप पढ़ें, तो ये एक ट्रस्ट है। इससे मैम जो भी फंड रेजिंग करती हैं, जो भी पैसे आते हैं, ना वो मैम के नाम पे जाएंगे, ना वो मेरे नाम पे जाएंगे, ना किसी इंडिविजुअल के जो क्लास को अटेंड कर रहा है, वो कॉर्पस में रहेगा। उसके ऊपर एक गवर्निंग बोर्ड होगा, वो गवर्निंग बोर्ड इस बात का ध्यान रखेगा कि जिस काम के लिए ये ट्रस्ट बना था उसी काम के लिए पैसा स्पेंड करा जाए। अगर कल मैम का मन करेगा कि अच्छा iPhone 17 नया आ गया, मुझे फोन मिलना चाहिए, तो मैम ट्रस्टीज के पास जाएंगे कि मुझे तो फोन चाहिए। ट्रस्टीज कहेंगे मैडम आप प्रेसिडेंट हो सकती हैं, आपकी हम बाकी सारी बातें तो मानेंगे, आप कोर्स करिकुलम क्या हो सकता है ये तो डिसाइड कर सकते हो, आपको फोन नहीं मिल सकता। फोन आपको अपने पैसे से लेना पड़ेगा, कॉर्पस के पैसे से सिर्फ वही काम होगा जो ट्रस्ट डीड में लिखा है, मतलब यहाँ पे क्लासेस ही ली जाएंगी। तो कॉर्पस के ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। मैं उम्मीद करूं कि अब कॉर्पस, सर, मैन मनी डेली, क्या अब कॉर्पस का कंसेप्ट क्लियर है आपको? ठीक है जी। नेक्स्ट, ड्राइंग्स। हमेशा बिजनेस और बिजनेसमैन अकाउंटिंग के काम के लिए अलग अलग एंटिटीज हैं। मतलब कभी भी अगर मेरे पास एक अकाउंटिंग बिजनेस है, तो मैं और मेरा बिजनेस अकाउंटिंग के लिए दो अलग अलग चीजें हैं। अब छोटी सी बात है, मुझे अपने लिए कुछ
पैसे भी घर चलाने के लिए चाहिए। अब मुझे आईफोन 17 खरीदना है। अब कालरा मैम का मन करा कि अब मैं लॉयर हूं, मुझे एक आईफोन 17 खरीदना है। तो जब मैम वो आईफोन 17 खरीदेंगी अपने पैसे से, कॉर्पोरेट से नहीं, तो उस पैसे को ड्राइंग माना जाएगा। तो एन अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर और पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल पर्पस, इट कैन बी मनी और गुड्स। अब छोटी सी बात है, मेरा एक दूध का बिजनेस है, मेरे को रोज शाम को अपने घर दूध भी लेकर जाना पड़ता है ताकि मेरे घर में मेरे लिए चाय बन पाए। तो अब मैं तो रोज शाम को दूध ले जाता हूं, मैंने तो अपने लिए कैश निकाला नहीं। तो ड्राइंग्स कभी भी जरूरी नहीं है कि मैं पैसा ही विड्रॉ करूं, वो गुड्स भी हो सकते हैं। मेरा गाड़ियों का शोरूम है, मैं अपने लिए, मुझे गाड़ी पसंद आई मैं ले गया, तो वो गुड्स में विड्रॉ कर रहा हूं। और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इससे हमारी कैपिटल रिड्यूस होती है। तो ड्राइंग्स क्या होती हैं, जब भी किसी जब भी कोई पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप जब एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, और प्रोप्राइटरशिप जब अकेला व्यक्ति काम कर रहा है, अपने जेब खर्च के लिए, अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसा निकालेंगे या गुड्स निकालेंगे, तो हम उसे ड्राइंग्स बोलेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो हमने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में समझा, पूंजी, उस बिजनेस की पूंजी कम हो जाती है क्योंकि वो पैसा विड्रॉ कर लिया गया। ड्राइंग समझ आ गया है, या आप ड्राइंग्स में कुछ समझना चाहेंगे? कोई क्वेरी है किसी की? ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है एसेट। अब जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने अकाउंटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया समझने के लिए, तो हमने एक सबसे पहले ऑफिस बनाया, एक लैपटॉप लेकर आए, एक चेयर लगाई, एक टेबल लगाया। सीए हर्ष, आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है, अगर आपको ठीक लगे तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अ, आप पूछना चाहेंगे अभी? ठीक है जी। एसेट्स, हम जो भी अ, सामान खरीदते हैं या लाते हैं, तो उसको हम एसेट बोलते हैं, जो हमारे को बिजनेस को चलाने में, बिजनेस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसमें एक बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया, हेमा मालिनी जी कह रही हैं, चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। तो इसमें उनका एसेट क्या है, उनकी धन्नो। जो, अगर आपने मूवी शोले देखी है, तो उसमें हेमा मालिनी जी के पास एक घोड़ा गाड़ी होती है, या एक घोड़ा है और उसके पीछे एक गाड़ी बंधी हुई है, तो वो जो धन्नो है वो उनका एसेट है। और दूसरा है, अ- अमिताभ बच्चन साहब बोल रहे हैं, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? तो ये गाड़ी, बंगला और पैसा उनके एसेट्स हैं। Assets means economic resources of business, give benefit in future. They enable the organization to get economic benefit, that is earning capacity in simple words in the future. और इसके एग्जांपल्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल। डेटर्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल में अभी आगे जब इंटेंजिबल करूंगा तो मैं इनको टेकअप करूंगा। अभी अगर नहीं भी समझ आ रहे तो इनको बस समझ लीजिए, नाम समझ लीजिए, कुछ होता है, एक कॉपीराइट होता है, एक ट्रेडमार्क होता है, गुडविल होती है। नेक्स्ट स्लाइड। एसेट्स की जब क्लासिफिकेशन करी गई ना, तो एसेट्स की मेन क्लासिफिकेशन करी गई, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। तो इनका कुछ करंट से, वो बिजली वाले करंट से लेना देना नहीं है कि मतलब अब करंट एसेट है, अब इसको हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। करंट एसेट का मतलब है जो भी एसेट जो मैं एक साल के अंदर लिक्विडेट करना चाहता हूं या बेचना चाहता हूं, वो करंट एसेट है। मतलब करंट का मतलब है बहुत जल्दी, नियर फ्यूचर में। इसका बिजली वाले करंट से कुछ लेना देना नहीं है, इसका टाइम पीरियड से लेना देना है। जो भी एसेट मैं एक साल के अंदर बेचना चाहता हूं या लिक्विडेट करना चाहता हूं, वो करंट एसेट है। इसका सबसे इजी एग्जांपल है स्टॉक। किसी भी ट्रेडर के पास, किसी भी दुकानदार के पास जो स्टॉक है और वो नियर फ्यूचर में उसे बेचना चाहता है, तो वो करंट एसेट है।
नॉन करंट एसेट्स मेरे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जिनको मैं अपने साथ ज्यादा टाइम तक चला जाता हूँ। जैसे मैंने एक लैपटॉप खरीदा और मैं अकाउंटिंग का काम करता हूँ, तो मैं उस लैपटॉप को 3-4 साल चलाना चाहूंगा अपने साथ। तो उसको हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। और एक और क्लासिफिकेशन का तरीका है टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट कौन सा होता है? जो भी एसेट जिसे हम टच और फील कर सकते हैं उसे हम टेंजिबल कहते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, लैपटॉप हमारे एग्जाम्पल में हम फील कर सकते हैं, इसे पकड़ सकते हैं, तो ये टेंजिबल है। इनटेंजिबल क्या होता है? इनटेंजिबल जिसे हम टच और फील नहीं कर सकते पर उनके टाइटल या पेपर्स हमारे नाम पे होते हैं। जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क। अब गुडविल क्या होती है? सबसे सिंपल एग्जांपल समझने के लिए, तो हमें जब हमने मैंने खुद जब 11th में पहली बार ये अकाउंटेंसी पढ़ी, तो मुझे गुडविल की डेफिनेशन जो सबसे अच्छी लगी वो समझ में आई, वो ये थी कि गुडविल इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ओल्ड कस्टमर विल रिटर्न टू ओल्ड शॉप। मतलब गुडविल एक वो उम्मीद है कि एक पुराना कस्टमर एक पुरानी दुकान पर ही जाएगा। एक पुराना कस्टमर एक पुरानी दुकान पर ही जाएगा, ये गुडविल है। उसने एक लॉयल्टी बना ली और वो उसके पास ही जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। नॉन करंट और करंट के डिफरेंस क्या होते हैं? जो नॉन करंट एसेट्स है वो लॉन्ग टर्म एसेट है, करंट एसेट शॉर्ट टर्म एसेट है। पर्पस, बिजनेस ऑपरेशंस और बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड लिक्विडिटी। एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, लिक्विडिटी। अच्छा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। हमेशा इंटेंजिबल्स को हम अमोर्टाइज करते हैं और टेंजिबल एसेट्स को हम डेप्रिशिएट करते हैं। मतलब जिस चीज को हम फील कर सकते हैं वो डेप्रिशिएट होगी, जिस चीज को हम फील नहीं कर सकते जैसे गुडविल, वो हमेशा अमोर्टाइज होगी। इसमें किसी की कोई क्वेरी है? नेक्स्ट स्लाइड। नॉन करंट एसेट्स ठीक है, हो गया ये भी। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। हो गया। नेक्स्ट। इंटेंजिबल के अंदर इंटेंजिबल में एक बार वापस आ जाएंगे प्लीज। इंटेंजिबल के अंदर जो ये पीपीटी है, जो ये स्लाइड है ना, इसमें 8 अलग अलग तरह के इंटेंजिबल्स को बताया गया। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, फ्रेंचाइजी, कस्टमर डेटा, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क और ब्रांड, ये अलग अलग तरह के इंटेंजिबल्स हैं। अच्छा, इन अमोर्टाइज और डेप्रिशिएशन में फर्क। जब भी हम किसी टेंजिबल चीज को डेप्रिशिएट करेंगे, जब भी हम किसी टेंजिबल चीज को राइट ऑफ करेंगे या डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। पर जब हम किसी इनटेंजिबल के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ऑल्दो हम लगा डेप्रिसिएशन ही रहे हैं, उसका सिर्फ हमने नाम बदल के अमोर्टाइज रख दिया, लग वो डेप्रिसिएशन ही रही है। होप अब ये वाली बात क्लियर है कि अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है। नेक्स्ट पीपीटी। टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिजिकल प्रेजेंस। टेंजिबल में यस, इंटेंजिबल में नो। मतलब आप किसी भी इंटेंजिबल को, गुडविल को, अच्छा आप इसको ऐसे समझते हैं कि ज्योतिका मैम एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, मैम की एक आइडेंटिटी है, एक गुडविल है, पर हम उस गुडविल को टच नहीं कर सकते, हम मैम को टच कर सकते हैं, तो मैम टेंजिबल है, वो गुडविल इंटेंजिबल है। अगर मैम के बाल सफेद हो रहे हैं तो मैडम डेप्रिशिएट हो रही है, गुडविल एमोर्टाइज हो रही है। पर मैम की गुडविल अभी बढ़ रही है तो वो एमोर्टाइज नहीं हो रही, वो बढ़ ही रही है। तो जो इनटेंजिबल चीज है जब धीरे धीरे कम हो रही है तो वो एमोर्टाइज होगी, जो टेंजिबल है वो डेप्रिशिएट होगी। नेक्स्ट पीपीटी।
ये हो गया। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज। जैसे अभी हमने एसेट्स पढ़े, एसेट्स क्या होते हैं? वो चीजें जो हमें बिजनेस करने में या बिजनेस को चलाने में हेल्प करती हैं, वो हमारे एसेट्स हैं। लाइबिलिटी क्या है? अब ये तो नहीं है कि मैं सारा पैसा अपना ही लगा दूंगा, या मुझे कभी लोन लेना पड़ सकता है, मुझे किसी से हेल्प पड़ सकती है। हो सकता है मैंने कंप्यूटर का नया काम शुरू करा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने किसी फ्रेंड के पास गया, मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, सर मुझे 10 दिन का उधार दे दीजिए। उन्होंने मुझे 10 दिन का उधार दे दिया। वो जो मैं उनसे पैसे लेकर आया या जो उनसे मैंने उधार लिया ना, ये मेरी लाइबिलिटी है। ये पैसा मुझे आज नहीं तो कल उन्हें वापस करना है। तो जो भी मैं उधार लेकर आया या जो मेरा नहीं है, वो मेरी लाइबिलिटी है। हो सकता है मुझे कुछ भारत सरकार को इनकम टैक्स देना हो, ये भी मेरी लाइबिलिटी है। तो जो मुझे अपने अलावा किसी को भी कुछ वापस करना है, रिटर्न करना है, रिफंड करना है, वो लाइबिलिटी है। मैंने सुनील शर्मा जी ने मेरी दुकान से एक लैपटॉप लिया, एक कंप्यूटर लिया, वो कंप्यूटर खराब निकला, उन्होंने मुझे आके वापस कर दिया। अब वो कंपनी से जब अप्रूव होके आएगा तो मैं इन्हें पैसे दूंगा, पर तब तक ये मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे इनको पैसे देने हैं। तो लाइबिलिटी क्या है? मुझे जो भी चीज किसी को वापस करनी है, रिटर्न करनी है, रिफंड करनी है, वो मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी दो तरह की होती है, करंट और नॉन करंट। करंट लाइबिलिटी जो मुझे विद इन 12 मंथ्स, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में या एक चलते फाइनेंशियल ईयर में रीपे करनी है या पे करनी है। जैसे शॉर्ट टर्म लोन, जो हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया था कि हमने 6 महीने के इंटरेस्ट फ्री ईएमआई ले लिए बैंक से, तो वो शॉर्ट टर्म लोन था। यही अगर मैं 15 महीने या 16 महीने के ईएमआई देता तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता। तो जो भी 12 महीने का है वो शॉर्ट टर्म करंट, जो 12 महीने से बड़ा है वो लॉन्ग टर्म नॉन करंट। मतलब आप इसको याद करने के लिए ये भी समझ सकते हैं कि इसका नाम करंट इसलिए रखा गया कि जिसने भी ये पैसा लेना है ना, वो मुझे करंट मार रहा है, भाई मेरे पैसे दे दे। वो मुझे याद करवा रहा है, भाई मेरे पैसे दे दे। और जो मुझे परेशान नहीं कर रहा, जिसकी मुझे चिंता अभी एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं करनी, वो नॉन करंट है। तो करंट वो है जो मुझे जल्दी 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने के अंदर पे करना है। लाइबिलिटीज पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, और नॉन करंट है लाइबिलिटीज पेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट। सन्डी क्रेडिटर्स, नेक्स्ट पीपीटी। सन्डी क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे मैंने कभी भी पैसा या सामान लिया है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। जिन भी लोगों से मैंने कुछ सामान या पैसा उधार लिया क्योंकि मेरे पास पूंजी पूरी नहीं थी, तो मुझे जो भी वो पैसा मिलता है उसको मैं अपनी बुक्स में सन्डी क्रेडिटर दिखाता हूँ। वो ट्रेड क्रेडिटर हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर हो सकते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो सकते हैं। ये क्रेडिटर्स की क्लासिफिकेशन है। ट्रेड क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? जिनसे मैंने अपनी दुकान का सामान, लैपटॉप और जो कंप्यूटर्स की दुकान थी, मैं किसी से लैपटॉप और कंप्यूटर्स उधार लेकर आया 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो मेरे ट्रेड क्रेडिटर्स हैं। पर जब मैंने बैंक को बोला कि मुझे 6 महीने के लिए 6 महीने की ईएमआई दे दो, तो बैंक मेरा फाइनेंशियल क्रेडिटर है। सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब जब मैंने अपनी दुकान के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर लिए, तो मैंने अपनी आप में से किसने रॉकेट सिंह मूवी देखी है? आपको याद है जब वो अपना लैपटॉप का सामान लेने जाता है तो वो उस भाई को बोलता है मेरी स्कूटी की चाबी रख ले, मैं जब सामान वापस कर दूंगा तो मेरी स्कूटी वापस कर देना। तो वो सिक्योरिटी दे रहा है एक। वो ये कह रहा है कि मेरे पास आज देने के लिए पैसे नहीं है, पर हाँ मैं आज काम करना चाहता हूँ, मेरी स्कूटी रख लो और मेरे को 2 लैपटॉप्स दे दो। मैं ये 2 लैपटॉप्स बेच के लाऊंगा, जो मुझे इससे पैसे मिलेंगे वो मैं आपके पे कर दूंगा, तो आप मेरी स्कूटी छोड़ देना। तो मैं जो आपसे सामान लेके जा रहा हूँ ना, उसके लिए मैं आपके पास एक सिक्योरिटी रख रहा हूँ। तो वो क्रेडिटर मेरा क्या है? सिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड है मतलब उसने मेरी गुडविल देखते हुए अब यही सामान
ज्योतिका मैम लेने गई, इनकी गुडविल बहुत ज्यादा थी। भैया ने कहा मैडम दो क्यों मांग रहे हो, आप तो 10 लैपटॉप ले जाओ, आप तो अफोर्ड कर सकते हो। तो मैम के पास वो अनसिक्योर्ड है, उसने मैम की फेस वैल्यू देखते हुए, मैम को देखते हुए आराम से अपने 10 लैपटॉप दे दिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। लोन। लोन क्या है? लोन वो पैसा है जो मैंने बैंक से या अपने किसी रिलेटिव से बोरो करा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो लोन की डेफिनेशन क्या है? जो भी पैसा मैंने बोरो करा, मतलब मैंने अपना नहीं था, मैंने किसी से लिया। जरूरी नहीं है कि वो पैसा मैं बैंक से ही लूं या भारत सरकार से लूं। लोन मुझे कोई मेरा फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई भी दे सकता है। मैं एक लैपटॉप वाले या वो कंप्यूटर वाली दुकान पर ही वापस आता हूँ। मैंने अपना काम एक्सपेंड करना था और मैं नेहरू प्लेस, जो एक इंडिया दिल्ली में बहुत बड़ी मार्केट है, वहां से लैपटॉप्स लाता था। मैंने वो जाके एक वेंडर को रिक्वेस्ट करी कि सर मेरे को काम एक्सपेंड करना है, मेरे को आपके एंड पे हेल्प चाहिए। कहते हाँ आप हमारे पुराने कस्टमर्स हैं, मैं आपको 1 लाख रुपए का लोन दे देता हूँ। तो वो पैसा मुझे रिफंड करना है 1 साल बाद या 2 साल बाद, पर उन्होंने मुझे वो पैसा यूज करने के लिए दे दिया, इन्वेस्ट करने के लिए दे दिया। लोन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अभी करंट और नॉन करंट के कंसेप्ट के साथ ही लेके चलते हैं। जब भी लोन 12 मंथ से ज्यादा का है तो वो लॉन्ग टर्म है, 12 मंथ से कम का है तो वो शॉर्ट टर्म है या करंट लोन है। करंट लोन में होता है जैसे जनरली ईएमआई फाइनेंसिंग, ओवरड्राफ्ट लिमिट, और लॉन्ग टर्म में होता है टर्म लोन्स। और फर्दर कैन बी क्लासिफाइड एज अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब जहां पे हमने अपनी स्कूटी की चाबी दी हुई है सामान लेते हुए। अनसिक्योर्ड की हमारी फेस वैल्यू पे जब हम उनके रूटीन कस्टमर्स बन गए तो उन्होंने हमारे को बिना सिक्योरिटी के सामान देना शुरू कर दिया, तो वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा। अब सबसे जरूरी चीज आती है। हमने सब कुछ तो बना लिया, हमने एक दुकान भी खोल ली, हमने कैपिटल भी समझ ली, हमने लाइबिलिटी भी समझ ली, पर हमने बेचना क्या है ये तो हमने डिसाइड ही नहीं किया। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो हम सामान बेचना चाहते हैं या जिससे रिलेटेड हम काम करना चाहते हैं, हम उसको बोलेंगे गुड्स। नेक्स्ट स्लाइड। गुड्स, द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील्स, these purchase from these are purchased for the purpose of resale in the business. Purchase used only for goods bought by business for resale. Purchase can be cash or credit. Sales sold of these products in which business deal in sale can be cash or credit sale. तो गुड्स क्या है? जो हमने एग्जांपल लिया कि हमने एक लैपटॉप और काम शुरू किया था, तो गुड्स क्या है? जिस भी चीज में हमें डील करना है उनको हम गुड्स बोलेंगे। इन गुड्स को हम परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। परचेज जब हम करेंगे तो हम, क्योंकि ये हमारे करंट एसेट्स हैं, हम इनको डेबिट करेंगे। और जब हम इनको बेचेंगे, हम सेल्स करेंगे तो हम क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट ये आने वाली क्लासेस में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये एसेट है, इसीलिए हम अभी डेबिट और क्रेडिट पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी रिसिप्ट्स। जब भी हम गुड्स बेचेंगे, इसके दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं कि या तो हमने वो गुड्स उधार पर लिए, क्रेडिट पे लिए, या हमने खरीदे। जब हम खरीदेंगे, मैम हर्ष सर की ना कुछ क्वेरीज हैं, क्या हम पहले ले लें एक बारी? Please, he is not following the pattern. You please continue with your class. Let me deal with him. सर जब भी आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं और आप फिनिश गुड्स बेच रहे हैं, तो उसका बड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लैपटॉप वाले एग्जांपल को ही थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं। हमने एक दुकान से रैम ली,
एक दुकान से मॉनिटर लिए, एक दुकान से कीबोर्ड लिया, माउस लिया, हमने असेंबल किया और हमने एक पूरा डेस्कटॉप या लैपटॉप बना के बेचा। तो इसके अंदर जो हमने गुड्स परचेज किए वो अलग अलग थे, हमने उनको असेंबल किया और एक फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाया। इसमें रॉ मटेरियल इसमें रॉ मटेरियल जो है वो हमारे थे रैम, स्क्रीन, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, और जो हमने बेचा वो था हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो जरूरी नहीं है कि जो प्योर ट्रेडर है वो तो लेगा और बेचेगा। जो हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया था, मेरा दूध का काम है तो मैंने दूध लिया, दूध बेचा। पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मेरा इनपुट और आउटपुट अलग अलग हो। मैं बहुत सारी चीजें खरीद रहा हूं, उसके ऊपर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहा हूं, और उसके बाद उस वैल्यू एडिशन के बाद एक नया प्रोडक्ट बन रहा है जो इनपुट से बिल्कुल अलग है, मैं फिर बेच रहा हूँ। जैसे मेरा एक आयरन फर्नेस है, मैं एक आयरन का काम बनाने का काम करता हूँ। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स आते हैं, उसके बाद मैं आयरन के यूटेंसिल्स बनाता हूँ। मेरे पास आयरन ओर आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, कोल आता है, और बहुत सारे इनपुट्स हैं, वेजेस लगती हैं, मतलब लोग मेरे यहाँ पे आके काम करते हैं। फिर मैं आयरन के यूटेंसिल्स बनाता हूँ और बेचता हूँ। Receipts, total amount received oblique receivable from selling anything. It can be revenue receipts और capital receipts। जो भी पैसा इनफ्लो आ रहा है मेरी कंपनी में या मेरी एंटिटी में या प्रोप्राइटरशिप में, उसको हम रिसीट्स कहते हैं। रिसीट्स या तो रेवेन्यू होती हैं या कैपिटल होती हैं। अब रेवेन्यू और कैपिटल समझने का सबसे सिंपल एग्जांपल है, जो भी मेरे नॉर्मल कोर्स में आ रही है। मैं अकाउंटिंग का काम कर रहा हूं, मेरे को अकाउंटिंग का काम करने के लिए मैंने किसी की रिटर्न भरी, मुझे पैसे मिले, वो रेवेन्यू रिसीट्स हैं। अब कैपिटल रिसीट्स क्या है? गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि जितने भी छोटे रिटर्न फाइलर्स हैं मेरे जैसे, उनको गवर्नमेंट एक लैपटॉप फ्री देगी, या हम एक लैपटॉप खरीद के अपनी रीइंबर्समेंट गवर्नमेंट से ले सकते हैं। वो कैपिटल रिसिप्ट हो गई। गवर्नमेंट किसी काम को प्रमोट करना चाहती है, बढ़ावा देना चाहती है, तो वो एक ऐसे इंसेंटिव्स निकालती है। जैसे कभी कभी ये आता है कि जहां पे जाके काम करना मुश्किल है, जैसे अभी कश्मीर में एक रिसेंटली आया कि अगर आप कश्मीर में जाके एक फैक्ट्री स्टार्ट करते हो या कोई काम स्टार्ट करते हो, तो आपके जितने भी एसेट्स होंगे उनका 50% गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी। ये लैपटॉप का काम हमने जाके शुरू करा कश्मीर में। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपका जो भी फिक्स एसेट्स के ऊपर खर्चा आएगा, आपने एक शॉप खरीदी, वहां पे एक टेबल बनाया, एक सब कुछ जो सामान सेटअप किया, उसका आधा खर्चा हम दे देंगे। तो रेवेन्यू रिसीट्स जो नॉर्मल बिजनेस करने से आती है वो रेवेन्यू रिसीट है, जैसे सेल ऑफ गुड्स। और कैपिटल रिसीट जो हमारे को किसी कैपिटल एसेट को खरीदने के लिए मिलती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, ग्रांट, वो कैपिटल रिसीट है। नेक्स्ट पीपीटी, एक्सपेंडिचर। अब हमने क्या कमाना है, क्या करना है वो तो समझ लिया। अब कुछ खर्चे की बात भी करते हैं, कुछ खर्चे भी समझते हैं क्या होते हैं। जितने भी खर्चे करे जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, हमने ये माना कि बिजनेस और प्रोपराइटर अलग अलग हैं, तो वो खर्चे नहीं जो मैं अपने अपने मनोरंजन के लिए, अपने सेल्फ मोटिव के लिए कर रहा हूं, वो खर्चे नहीं। जो मैं बिजनेस चलाने के लिए खर्चे कर रहा हूं, उन खर्चों की बात हो रही है अभी, कि उन खर्चों को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। तो इसके दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब जब भी मैं कोई खर्चा कर रहा हूं सैलरी पे, रेंट पे, तो वो रेवेन्यू है। और कैपिटल, जब भी मैं कोई कैपिटल एसेट खरीद रहा हूं, बी टेबल, चेयर, फैन, वो वाले खर्चे जिनसे कोई नया कैपिटल एसेट आ रहा है मेरे पास, लैंड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैसिलिटी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट क्लियर हो गया या कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर आपका? मनीष, एक बार आप थोड़ा सा क्लास को करते हैं, इट्स ऑलरेडी 10। मैम मेरे पास ना पीपीटी भी बहुत कम बची हैं, हाँ, बस बस टेक फिर मोर देन फाइव क्वेश्चन मोर आंसर एक मिनट्स। साथ ले लेंगे। ठीक है जी। हम्म। एक्सपेंस, नेक्स्ट पीपीटी। Expense, it is the amount spent or cost incurred to generate revenue.
its value expired during the accounting period. For example, rent, wages, salary, freight. It can be direct expense or indirect expense. हम खर्चों को ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे समझते हैं, आप इसको ऐसे समझिए कि जो हम लैपटॉप वाला काम कर रहे थे, जो भी खर्चा हम उन लैपटॉप को बनाने में, मतलब जो हम रैम लाए, मॉनिटर्स लाए, माउस लाए, कीबोर्ड लाए, उस सामान के ऊपर कर रहे हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। पर हम एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, हम किसी को हायर कर रहे हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए, हमारे को एडवर्टाइज करने के लिए, जो ऐसे इनडायरेक्ट खर्चे कर रहे हैं, मतलब उनका कुछ लैपटॉप की असेंबली से रिलेशन नहीं है, वो इनडायरेक्ट खर्चे हैं। डायरेक्ट जो हमारे मटेरियल से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट जो हमारे मटेरियल को इनपुट से आउटपुट बनाने से रिलेटेड नहीं है, हम कोई सेलिंग के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, मार्केटिंग पे कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो जो भी सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। वैसे जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट है ना, इसको हम एक फैक्ट्री के एग्जांपल से समझ सकते हैं। हम एक स्टील वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, हमने एक स्टील के यूटेंसिल्स बनाने का काम शुरू करा, हमने बहुत सारे आयरन ओर खरीदी, इलेक्ट्रिसिटी खरीदी, वेजेस ली, तो जो भी खर्चे फैक्ट्री से रिलेटेड है वो डायरेक्ट खर्चे हैं। जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड है, जो हमने अकाउंटिंग का बंदा रखा, सेल्स का बंदा रखा, वो हमारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। और रिसीट्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नेट प्रॉफिट। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नेट प्रॉफिट। Direct expenses, these costs are directly related to production of goods or services. They are recorded in trading account. Raw material cost, wages paid to factory workers, freight and transportation of raw material, factory rent and wages. Indirect expenses, next slide please. These expenses are not directly related to production but help in running the business. These are recorded in P&L account. Example, office rent, salaries, administrative staff, marketing and advertisement expenses, telephone expenses, internet bills. Difference between direct and indirect expenses, जो भी खर्चे डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो उस पूरे प्रोसेस को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, स्कोप। पीपीटी नंबर 41 पे आ सकते हैं हम प्लीज। पीपीटी नंबर 41, जो अभी हमने कंसेप्ट समझा कि प्रॉफिट क्या होता है और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, वो इस पीपीटी पे क्लियर है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो जो ये वाली पीपीटी है सबसे इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट समझने के लिए कि हमने सबसे पहले सेल्स समझा कि जो भी हम अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर बेच के कमा रहे हैं वो हमारी सेल्स है। उसमें जो कंप्यूटर को असेंबल करने की कॉस्ट आई, रैम, मॉनिटर, लैप, माउस, कीबोर्ड, वो डायरेक्ट कॉस्ट थी, वो ग्रॉस प्रॉफिट देगी हमें। कि मतलब हमने एक लैपटॉप पे खाली नेहरू प्लेस में कितना खर्चा कर दिया, वो डायरेक्ट कॉस्ट आई। फिर हमने एडवर्टीजमेंट, कमीशन, इनडायरेक्ट, टेलीफोन, इंटरनेट पे क्या खर्चा, ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो नेट प्रॉफिट होगा। लास्ट पीपीटी है, इसके बाद सिर्फ 2 पीपीटीज हैं हमारे पास मेन। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। Stock inventory is current asset held by an enterprise for the purpose of sales in ordinary course of business. Stock can be opening stock and closing stock. Stock further divided into raw material and WIP. इन्वेंट्री वो हमारे एग्जांपल में जो हमारे पास लैपटॉप्स हैं कि वो हमारी इन्वेंट्री है, हमने उनको ही बेचना खरीदना है। तो हमारे पास जो लैपटॉप्स की या वर्क स्टेशंस की इन्वेंट्री है वो 2 तरह की हो सकती है। रॉ मटेरियल मतलब हमारे पास अभी मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस अलग अलग पड़े हैं, और WIP मतलब आधे बन गए हैं अभी पूरे नहीं बने, और तीसरी कैटेगरी फिनिश प्रोडक्ट जो बन गए हैं बिल्कुल।
तो रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। फिर सन्ड्री डेटर्स, नेक्स्ट पीपीटी। जिन लोगों को हमने सामान बेचा पर वो हमें अभी पैसे नहीं दे पाए, हमने उन्हें सामान उधार पे बेचा, तो वो हमारी बुक्स में क्या बन गए? डेटर्स। हमें उनसे पैसे फ्यूचर में आने हैं, आज वो किसी भी कारणवश हमें पैसे नहीं दे पाए। डेटर्स, इट इज ऑल्सो करंट एसेट व्हेन यू सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, then amount receivable against the sale is called debtors. डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होता है? कई बार मेरे पास डेटर्स आए या मेरे पास लोग सामान खरीदने आए, उन्होंने बोला आप एक चीज कितने की देंगे? मैंने कहा 100 की। अच्छा, आप दो कितने की देंगे? मैंने कहा 100 की। और जब उन्होंने कहा 5 कितने की देंगे, तो मेरे दिल में एक लालच आता है कि मैं 5 चीजें इकट्ठी बेच रहा हूं, तो मैं कुछ बेनिफिट ज्यादा कमा सकता हूँ, मैं कुछ ज्यादा कमा सकता हूँ इनसे, तो मुझे कुछ कम पे भी बेच देना चाहिए। तो जो मैं कुछ कम पे बेचता हूँ वो मेरा डिस्काउंट है। मतलब मैं ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए, ज्यादा सामान बेचने के लिए कुछ अपना प्राइस कम कर देता हूँ, वो डिस्काउंट है। रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड इन अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब मैं 5 चीजें 10 चीजें बेचता हूं, जब वो डिस्काउंट देता हूं तो वो ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब मैं अपना ट्रेड बढ़ा रहा हूं। एक की जगह 10 चीजें बेच रहा हूं तो ट्रेड बढ़ रहा है, इसलिए वो ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या है? जर्नली जो लैपटॉप्स हैं उनको बेचने पे 90 दिन का उधार जाता है, 90 दिन का क्रेडिट पीरियड है। तो उन्होंने बोला कि हम आपको आज ही पेमेंट कर देंगे। तो मैंने सोचा कि अच्छा, ये 90 डेज के बाद जो पैसे मिलने थे मुझे आज ही मिल रहे हैं, तो मैंने उनको डिस्काउंट दे दिया कि अच्छा 90 डेज के पैसे आज ही मिल रहे हैं, आप मुझे वो 90 डेज का इंटरेस्ट का बेनिफिट दे दीजिए। तो वो जो मैंने डिस्काउंट दिया बिकॉज ऑफ अर्ली पेमेंट, कि मुझे पैसे आज मिल रहे हैं, वो कैश डिस्काउंट है। डेप्रीसिएशन, लास्ट स्लाइड है आज की। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज नोन एज डेप्रीसिएशन। हमने सबसे ऊपर एक बात करी थी कि जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनमें जो रिडक्शन आती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और जो इंटेंजिबल्स होते हैं जो उनमें रिडक्शन आती है उसको हम amortize बोलते हैं। अब मैं उस कंसेप्ट में नहीं जाना चाहता कि इंटेंजिबल्स कभी बढ़ भी सकते हैं, उसमें क्या होगा, कम क्या होगा। पर जनरली क्या होता है, जैसे हमारे को गवर्नमेंट ने सिंपल एग्जांपल लेते हैं अमोर्टाइजेशन का। जो हम कोई पेटेंट या ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं ना, हम उसके ऊपर 100 रुपीज स्पेंड करते हैं, और वो जो लाइसेंस मिलता है ना वो 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का मिलता है। तो हम अमोर्टाइज कैसे करते हैं? हम 10 ईयर्स जो उसकी लाइफ है डिवाइडेड बाय 10, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 10, हर साल 10-10 रुपए अमोर्टाइज करते रहते हैं, क्योंकि उस लाइसेंस की वैल्यू 10 साल थी और हमने उसको हर साल 10-10 रुपए दे के राइट ऑफ कर दिया। Reduction in value of asset is called depreciation. Profit and loss account. In financial report, it is shown a company's income, expenses, profit and loss over a specific period. और बैलेंस शीट में सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैलेंस शीट क्या होती है? जो भी कंपनी का जहां से हम प्रॉफिट निकालते हैं, जो भी हमने स्लाइड नंबर 41 में करा कि सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नेट प्रॉफिट। वो हमारी बैलेंस शीट थी। पर जहां पे हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज दिखाते हैं, उस स्टेटमेंट को हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट में दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वो भी हम आगे आने वाली क्लासेस में दोनों कंसेप्ट्स करेंगे। मैम, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। थैंक यू मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी डिटेल्ड क्लास। अभिषेक, आप वो फोटोग्राफ ले लो, फिर हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। सर मैम, फोटोग्राफ्स के लिए सिर्फ रिक्वेस्ट है, कृपया करके अपनी सभी जो कैमरास जो ऑन कर लीजिए कि साथ में फोटो ले सके। थैंक यू एवरीबॉडी। सो आपसे भी जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, हाँ, फ्लोर इज ओपन। मैं एक एक करके पूछ लेती हूँ। इसका लिखा हुआ है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। मनीष VNC, सर डेबिट और क्रेडिट दोनों एक साथ हो गया या फिर अलग अलग? ये सवाल, कैन यू आंसर मनीष? हाँ जी, हाँ जी, डेबिट और क्रेडिट हमेशा एक साथ ही होंगे।
इसको हम ऐसे समझते हैं कि मैंने अपने लिए जब परचेज करी, तो जब मैंने परचेज करी तो मैं एक जर्नल एंट्री डालता हूँ अपनी बुक्स के अंदर, क्योंकि एक चीज डेबिट होनी है, एक क्रेडिट होनी है। तो अभी आपको जर्नल एंट्रीज आपने कर ली है क्या? अभी नहीं करनी। जी ठीक है जी। हाँ। हाँ जी, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इकट्ठे ही होते हैं और हमेशा सेम अमाउंट से होते हैं। बस अभी आप ये समझ लीजिए कि 100 से डेबिट होगा और 100 से ही क्रेडिट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन सृष्टि मौर्य का है, यानी एक बिजनेस अपनी करंट स्टेट से चेंज होकर न्यू स्टेट में शिफ्ट होता है तो उसे बिजनेस ट्रांजिशन कहते हैं। यानी बिजनेस में कोई बड़ा चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है। हाँ, बिजनेस बेसिकली ट्रांजिशन की अगर बात आप कर एक रही है स्टेट ये। से दूसरी स्टेट में जाएंगे तो बिजनेस तो आपका कंटिन्यू करेगा ना। जैसे हम ये हाँ। समझते हैं कि आज मैं दिल्ली से लैपटॉप्स बेच रहा था, कल मैंने गुड़गांव से बेचने शुरू कर दिए, मैं दिल्ली से उठ के हरियाणा में चला गया, मेरा बिजनेस भी चलता रहा। इसमें फाइनेंशियल ईयर और उन चीजों में कोई फर्क नहीं आएगा। बस पहले मैं दिल्ली से काम कर रहा था, अब मैं हरियाणा से करूंगा। और सृष्टि मौर्य का क्वेश्चन है, यानी एक बिजनेस अपनी करंट स्टेट से चेंज होकर, नहीं सॉरी आई एम रिपीटिंग। इसके बाद शीतल तंबुलकर का क्वेश्चन है, इन रियल लाइफ व्हाई ऑपोजिट डेबिट एंड क्रेडिट, वाउचर नीड्स बिल्स और नॉट? क्वेश्चन मार्क है। मैम वाउचर्स बिल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अ, अभी आप बाद में पढ़िए, कुछ जर्नल एंट्रीज भी होती हैं और कुछ जर्नल वाउचर्स भी होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हर वाउचर का मतलब बिल ही हो, कई बार कॉन्ट्रा एंट्रीज भी होती हैं कि एक अकाउंट से पैसे निकले और दूसरे में चले गए। तो और जरूरी नहीं है कि सृष्टि हमेशा वाउचर का मतलब बिल हो। सृष्टि मौर्य का है क्वेश्चन या कमेंट, आप बताएं। कैपिटल मींस डैश, बिजनेस में लगाया गया पैसा या रिसोर्सेस, कॉमा, जिसे बिजनेस स्टार्ट और रन होता है, यानी ओनर का इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, ओनर का इन्वेस्टमेंट तक बात ठीक है। जब आप रिसोर्सेज पे आ जाते हैं तो हो सकता है कि वो रिसोर्सेज बोरोड फंड से भी हों। ठीक है। शीतल तंबुलकर का क्वेश्चन है, फिक्स्ड कैपिटल सर क्या है? कॉर्पस? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, जब हम पार्टनरशिप में आते हैं ना, तो फिक्स कैपिटल का कंसेप्ट हमने पार्टनरशिप में समझा। इसको बहुत छोटे तरीके से समझते हैं कि आज हम दो लोगों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करा। तो हमने ये बोला कि जो हमारा बिजनेस है ना, वो बड़ा सीजनल है। अ, हम आइसक्रीम बेचते हैं, गर्मियों में हमें ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है, सर्दियों में बहुत कम कैपिटल चाहिए होती है। तो हमने एक बार इवेल्युएट करा, सर्दियों में हम अगर 100 रुपये भी कंट्रीब्यूट करें तो काम चलता है, पर गर्मियों में हमें 1000 रुपये चाहिए होते हैं। तो हमने फिक्स कर लिया 100 रुपये तो हम मिनिमम कैपिटल रखेंगे। उसके बाद जो हमारे को गर्मियों के लिए 900 रुपये कैपिटल एक्स्ट्रा लानी पड़ती है ना, उसको हमने वेरिएबल कैपिटल मान लिया। तो जैसे ही गर्मी का बिजनेस शुरू होने वाला होता है, हम अपने 900 रुपये दोबारा डाल देते हैं, और जैसे ही वो सीजन खत्म हो जाता है, हम वो पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। तो फिक्स कैपिटल वो है जो हमेशा बिजनेस में इन्वेस्टेड ही रहेगी, उसे हम विड्रॉ नहीं करते। और निशा वाल्मीकि का क्वेश्चन है, सर प्लीज एक्सप्लेन अमोर्टाइजेशन? क्वेश्चन मैम मार्क। आप ये समझ लीजिए कि डेप्रिसिएशन की रियल सिस्टर है amortization। टेंजिबल एसेट है, मतलब जिस भी एसेट को हम टच और फील कर सकते हैं उस पे हम डेप्रिसिएशन लेंगे। और जब भी कोई ऐसी चीज है जिसे हम टच फील नहीं कर सकते, पर उसके उसका मालिकाना हक और कानूनी हक मेरे फेवर में है, उसके टाइटल मेरे फेवर में है। आपने ना एक लाइसेंस लिया, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक लोगो था, आपने एक अपने नाम पे लोगो रजिस्टर किया और आपने 100 रुपीज स्पेंड करे, और उस 100 रुपीज की जो लाइसेंस था ना, उसकी लाइफ 10 साल थी। तो आपने क्या किया, 100 डिवाइडेड बाय 10। तो जो आप हर साल 10 रुपए राइट ऑफ करते रहे, वो एमोटाइजेशन है। और एक प्रदीप कुमार मेहरोत्रा जी का क्वेश्चन है, हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं सक्षम भारतीय जी। सक्षम रोजगार सोसाइटी के, कैन वी फिक्स वैल्यू इन रुपीज फॉर इंटेंजिबल एसेट्स? क्वेश्चन मार्क। यस, इवन इंटेंजिबल्स कैन बी वैल्यूड। हम इंटेंजिबल्स को वैल्यू करवा के उनकी वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। हमने ना वैल्यू। 11th में एक क्वेश्चन पढ़ा था कि व्हाट इज गुडविल। तो ना वहां पे टीएस गरेवाल साहब ने लिखा था कि गुडविल इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ओके। तो अगर हाँ वैल्यू निकाली जा सकती है तो हम उसे क्वांटिफाई करके बुक्स में ला सकते हैं। एंड आई थिंक पीके मेहरोत्रा जी का एक और क्वेश्चन है, वी परचेज रॉ मटेरियल गुड्स एंड सेल फिनिश गुड्स,
जी। आई थिंक दिस इज हिज कमेंट, आई मीन। और सर जरूरी नहीं है, अगर मैं प्योर ट्रेडर हूँ तो ऑलरेडी आंसर कर दिया है। ओके, जी। सो अक्षिता का क्वेश्चन है सर, ये तो अलग है। प्रदीप कुमार मेहरोत्रा जी का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस। जनरली इन दोनों को आप एक दूसरे से सिनोनिम मान सकते हैं, पर हम एक्सपेंस वर्ड यूज करते हैं जब हम एक्रूवल पे चल रहे होते हैं। एक्सपेंडिचर हम कैश में लेके जाते हैं जब हम रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ये आप अभी थोड़ा सा आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। और शीतल का कमेंट है तंबुलकर का, थैंक यू सर, इट वाज वेरी हेल्पफुल। और बाकी तो आई थिंक यस, सो यस, वेरी वेल डन। यस अभिषेक। मैम मैं एक बात फ्रेंकली बता रहा हूँ, मैं आज पहली बार ही पब्लिकली क्लास ले रहा हूँ, ओह, वरना मैं किसी भी सेमिनार में नहीं स्पीकर बनता। अच्छा। Although I have अभिषेक, participated more than 1,000 seminars and webinars. यस मैम। सो आज सभी से रिक्वेस्ट है, अपने अटेंडेंस के लिए आप अपने नाम और अपने फोन नंबर्स के लास्ट के थ्री लिख के चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और बाकी रिमार्क्स के लिए मैं मैम की ओर आगे बढ़ना चाहूंगा। वो डू मैम प्लीज। सो यस, सीए मनीष, आपकी बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास थी, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को, बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि आज की जो क्लास है, इसको जो हम इसका वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, आप उसको बड़े ध्यान से समझिए, इसके सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिए। उनको अंग्रेजी में शब्द कहते हैं कि इंटरनलाइज, और हिंदी में बोलते हैं आत्मसात। बार बार सुनिए, पढ़िए, लिखिए, क्योंकि जो सब चीजें कॉर्पस, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, और गुडविल, और करंट एक्सपेंडिचर्स, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, टेंजिबल, इंटेंजिबल, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज, असेट्स, ये सभी वो मूल शब्द हैं जिनके आधार पर आगे वाले सभी क्लासेस होने वाली हैं। अगर आपको ये फंडामेंटल्स जो आज की क्लास में हुए, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, तो ये अगर समझ में नहीं आएगा तो आप आगे क्लासेस को नहीं समझ पाएंगे। जैसे और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये सभी टर्म्स जो आज मनीष सर ने आपको बताई, सीए मनीष उपनेजा जी ने जो बताई, 15 साल का उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक्सपीरियंस है, सीए के साथ उन्होंने एलएलबी की है, एलएलएम की है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं एलएलएम के, और पहले बीकॉम ऑनर्स, और इतनी छोटी उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। उनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतने गंभीर और इतने लर्नेड व्यक्ति से अपनी क्लास लेने का अवसर मिला। जैसे पिछली क्लास में भी मैंने बोला था, और आज भी मैं यही रिपीट कर रही हूँ कि जो ये टर्म्स थे, ये कोई अकाउंटेंट के या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तक सीमित टर्म्स नहीं है। ये सभी आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाले टर्म्स हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर की जहां बात आती है, तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर से वही बात, जो जनरल नॉलेज की क्लास होती है, या जनरल साइंस की क्लास होती है, ये जो आपका एग्जाम होता है, उन सभी में आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या सरकारी नौकरी के एग्जाम देते हैं, उन सभी में ये सभी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। ये सब आपके एक बेसिक जनरल कॉमन अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ध्यान से आप क्लास को दोबारा से यूट्यूब पे जाकर उसको सुने, नोट डाउन करें, दोबारा से समझें, दोबारा सुने, ताकि आपको बिल्कुल एकदम से बेसिक समझ में आ जाए। उसी के साथ आप आगे की क्लासेस को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और सीए मनीष उपनेजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत तन्मयता के साथ पूरी क्लास को लिया, और इस पीपीटी को अगर आप हमको शेयर कर देंगे तो हम बच्चों के साथ भी इस पीपीटी को ग्रुप पे डाल देंगे, ताकि वो उसको और ध्यान से समझ सकें, देख सकें। जी और मैम। बहुत अच्छा लगा। और आपका आज, आप जैसे बोल रहे हैं कि आज आपका पहला डेब्यू था, पहली बार आपने जी। क्लास ली, तो वो क्लास अव्वल दर्जे की, मतलब 100/100 नंबर वाली क्लास थी। थैंक्स टू योर और ब्लेसिंग्स। और हम अपेक्षा करते हैं कि आज आपने सक्षम रोजगार सोसाइटी के साथ पहली बार क्लास ली है, पर आपके साथ हमारा जो संबंध है वो लंबा चलेगा, हम आगे भी, क्योंकि आपकी क्लास की इतनी बढ़िया क्वालिटी को देखकर हमें लगता है कि आगे भी आपको हम परेशान करेंगे, और बच्चे आप। मैम मेरा सौभाग्य है, आप मुझे जब मर्जी परेशान करिए, मैं आपका बच्चा हूँ। थैंक यू जी। जी। और तो जैसे बच्चों, मैं अब बता रही हूँ फिर से आपको कि कल संडे है, कल क्लास नहीं होगी। मंडे को जो क्लासेस हैं वो हमारे अकाउंटेंट विक्की लेंगे, 5 क्लासेस। शुरुआत करेंगे हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से, जर्नल एंट्रीज जो आज सीए मनीष की क्लास में भी रेफरेंस आया था, जर्नल एंट्रीज से, लेजर से,
एक आपके केस स्टडी के साथ, जैसे आज मनीष बता रहे थे कि हम कार बेचेंगे, हमने ऐसा लगाया, ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक केस स्टडी के साथ एक बिजनेस को सामने रखते हुए आपको डिटेल में सारा जर्नल एंट्रीज और लेजर एंट्रीज के बारे में बताया जाएगा। फिर टैली के बारे में 4 लगातार क्लासेस टैली से रिलेटेड होंगी। जो टैली आज बहुत ज़्यादा मार्केट में जिसकी डिमांड है, जिसकी बहुत ज़्यादा महंगे कोर्सेज करने को मिलते हैं, वो हम लगातार टैली की क्लासेस 4 चलेंगी। और अकाउंटेंट विक्की गौतम, जो खुद बड़े सीनियर अकाउंटेंट है और लॉ की पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिकल रूप से सब कुछ बताएंगे। फिर से यही बात है कि आप अपनी कॉपी पेंसिल साथ में रख के बैठे, क्लास को ध्यान से सुने। और इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। अभिषेक, ओवर टू यू। इट्स ऑलरेडी 10:21। क्लास बहुत अच्छी रही जी अभिषेक। तो थैंक यू मैम फॉर योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। और आगे वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा अजीम जी को। ओवर टू यू अजीम जी। Yes, thank you. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. So, on behalf of Section Welfare Society, I, Mohammad Azim, extend my heartfelt gratitude to everyone present here today. First and foremost, I would like to express our sincere appreciation to CA Manish Subneja sir for today's insightful class on basic terms of accounting. We are truly lucky to have your support and guidance. To our enthusiastic students, thank you for your active participation. We are excited to see the more energy in the next session as well. A very special thanks to Ms. Jyotika Kalra ma'am, President of Saksam Rozgar Society, for joining us today. Your unwavering dedication ensured the smooth flow of the session. As we close, I wish each of you a good night. Thank you all for contribution to the success of today's class. Over to you, Abhishek. तो थैंक यू अजीम जी फॉर योर वोट ऑफ थैंक्स। और आपसे से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा ये क्लास है रिकॉर्ड होकर कल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप अपने दोस्त सब जरूर शेयर करें ताकि हम लोग ज्यादा लोग सब पहुंच सके। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जैसे ही बार बार कहते रहते हैं। सो इसी के साथ सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, और मिलते हैं सभी से नेक्स्ट सेशन मंडे को।